हेलो, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु। आज का हमारा जो विषय है, हम लोग थोड़ा लाइट डालेंगे इस चीज़ पर कि वर्ण व्यवस्था से अलग अलग प्रकार के विवाह संस्कार से उत्पन्न जो लीनिएजेस, जो प्रोजेनीज हुए, उनमें किन गुणों का डोमिनेशन रहा, कैसे रहा, और सत्व रजो तमो का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस प्रकार इस पूरी सृष्टि की संरचना में काम करता है। बहुत सारे लोग इस मत पे चलते हैं कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर की दी हुई नहीं है। वास्तव में यह फुल ट्रूथ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ बोलते हैं, चतुष्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागचः, यानी मैंने ही चारों वर्ण की सृष्टि की है गुण और कर्मों के आधार पे। और ग्रामेटिकली अगर हम लोग भगवत गीता के इस श्लोक को देखें तो पहले गुण आता है, फिर कर्म आता है। गुण किससे उत्पत्ति होती है? गुण उत्पत्ति होती है डीएनए से। इंसान जो सोचता है, जो कर्म करता है, जैसे चिंता को लेकर वह अपने जन्म ग्रहण करता है, वह 90% फंडामेंटली इफेक्टेड रहता है। उसमें जो डीएनए, जो रक्त परिवाहित हो रही है, जो पितृ पुरुषों का जो बीज उनमें अग्रसर हो रहा है, और बाकी जो फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर छाप डालते हैं। परंतु वे एनवायरमेंटल फैक्टर्स उतना ही छाप डाल सकते हैं जितना कि ग्रहण करने की क्षमता और कैपेसिटी उस व्यक्ति के अंदर में है। बहुत सारे लोगों के अंदर फिलॉसफी का इंस्टिंक्ट होता है, लेकिन अगर फिलॉसफी का पोषण उनको ना मिले परंतु टेक्निकल पोषण मिले तो वो उस फील्ड में उतना अग्रसर नहीं हो पाते हैं। यही होता है जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सत्व रजो तमोगुण, और इनका कैसे कन्वर्सन होता है डीएनए में। अब चतुष्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागचः, जब मनुष्य जैसा चिंतन करता है उस चिंतन के अनुकूल ही उसकी आत्मा उसका देह त्यागती है, और तद अनुकूल वह अपना बाद वाला जीवन ग्रहण करता है। वह उस लाइकवाइज उस वर्ण में जन्म लेता है, चाहे वो विप्र हो, क्षत्रिय हो। मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। विप्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या अन्य कोई भी हो। जिनमें सत्व गुणों का डोमिनेशन रहा वे विप्र कुल में जन्म लिए, जिनमें रजो गुण रहा वे क्षत्रिय कुल में, जिनमें रजो और तमो रहा वैश्य कुल में, और जिनमें तामसिक गुण ज़्यादातर रहे वे अन्य वर्ण में जन्म लेते हैं। लेकिन अब कितना परिमाप में, कितना परसेंटेज में, कितना प्रोपोर्शन में ये सत्व रज तमो गुण है, इस हिसाब से भी भारतवर्ष में अन्य बहुत जातियां हुई हैं, बहुत वर्ण हुए हैं, और उनका इम्पोर्टेंस भी रहा है। कैसे? मनुस्मृति को अगर हम लोग रिसर्च करके पढ़ते हैं, हम लोग बायोलॉजी में बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ते हैं, यानी हर प्लांट एंड एनिमल को एक प्रजाति में डाला गया और उसके अनुसार ही उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी में उसको दिया गया। उसी प्रकार मनुष्य जाति के लिए भी यह लागू है, और इसका सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मनु द्वारा किया गया था, और उन्होंने उसी चीज़ को अध्ययन और गवेषणा के माध्यम से मनुस्मृति में उसको उतारा। इस पर बोलते हैं कि हम लोग अब अलग अलग कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विवाह संस्कार में हुआ और कैसे जातियाँ उत्पन्न हुई, इस पर हम लोग स्टडी करते हैं। इस पे मनु बोलते हैं, ब्राह्मणाद वैश्य स्त्री स्वनंतर जाता सु द्विजेर उत्पादिता सुनतान सदृशानेव ताना हुर्मात्र दोष विगरहितान। द्विजों द्वारा अपने कर्म से हीन जाति की स्त्रियों से, ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय से तथा क्षत्रिय द्वारा वैश्य से उत्पन्न संतान माता के दोष के कारण पतित होती है। यहाँ पर बहुत नेगेटिव लाइट में जो मॉडर्न सोसाइटी इसको लिया है, यहाँ पतित की बात नहीं है। एक्चुअली ईश्वरीय सत्ता में सत्व गुण का जो प्रोपोर्शन है, जिसमें जितना ज़्यादा रहता है ईश्वर को वह उतना पसंद आता है। प्रभु श्री कृष्ण को मध्य, या श्री ठाकुर जी को मध्य, एवं परम पिता को मध्य सत्य गुणों का स्वभाव वाला व्यक्ति ज़्यादा पसंद होता है। साधारण सी बात है, ईश्वर को फूल पुष्प
के रूप में जो हिबिस्कस चढ़ता है, या गेंडू फूल हम लोग बोलते हैं येलो कलर का जो बोलते हैं वो चढ़ता है, टगर फूल सफ़ेद कलर का, तो वो जो छोटा छोटा फूल सुगंधित चीज़ें चढ़ती है। ईश्वर को तो मांस मदिरा नहीं चढ़ती है ना, यानी सत्व गुण जिनमें जितना ज़्यादा है। उसी प्रकार आम मीठा होता है, भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। एप्पल सेब भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। कटहल या जो करेले के सब्जी को तो भोग के रूप में नहीं चढ़ाते हैं ना। उसी प्रकार जिसमें जितना ज़्यादा सत्व गुण का परिमाप है वह उतना ईश्वरीय गुण धारण करने का कैपेसिटी, ईश्वरीय सत्ता को अपने अंदर धारण करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है, और उसके स्टैंडर्ड्स में बाकी जो गुण हैं वे नीचे रखे गए। पतित, इसलिए यहाँ पर पतित बोला गया है। यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं है। हर एक वर्ण का, हर एक गुण का अपना इंपॉर्टेंस है हर एक क्षेत्र में। इसीलिए ईश्वरीय सत्ता में सत्व गुण को ऊपर रखा गया। अब बोलते हैं ब्राह्मण जाति का पुरुष जब वैश्य कन्या से विवाह करता है, उससे जो वंश जनरेट होता है उसको बोला गया अम्बोष्ट, यानी वो अम्बोष्ट या अम्बष्ट बोला गया। यानी वो जो अम्बोष्ट है, वो जो प्रोजेनी जो कि अम्बोष्ट बायोलॉजी के टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में स्टैंड करता है, उसमें पिताजी के कंपैरिजन में सत्व गुण कम है, माताजी के कंपैरिजन में सत्व गुण ज़्यादा है। यानी ही और शी इज इंफीरियर टू फादर, सुपीरियर टू मदर। यह हो गया अस्वर्ण अनुलोम विवाह, यानी ऊंचे कुल का जो पुरुष है अपने से नीचे कुल की कन्या से विवाह करता है, और इससे जो जाति, वैश्य कन्या से जो जाति उत्पन्न होती है वह होता है अम्बोष्ट। लाइकवाइज ब्राह्मण पिताजी और जब शूद्र कन्या जब विवाह होता है तो जो बच्चे संतान उत्पन्न होते हैं उनको निषाद में रखा गया, या उनको पराशर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल थे वेद व्यास, ब्राह्मण पिताजी पराशर मुनि, और जो उनकी जो माताश्री है मत्स्य कन्या, इसलिए वेद व्यास वॉज अ निषाद ब्राह्मण, यानी इंफीरियर टू फादर बट सुपीरियर टू मदर। या लेकिन क्योंकि जो बीज है वह पुरुष से आता है, इसीलिए उनको ब्राह्मण कुल में ही, विप्र कुल में ही रखा गया। लाइकवाइज क्षत्रिया क्षुद्र कन्यायाम क्रूराचार विहारवान छत्र शूद्रव पुरजंतरुगो नाम प्रजायते, यानी क्षत्रिय पिताजी एवं शूद्र माताजी से जो जन्म हुआ जो संतान है वह शरीर से क्षत्रिय और शूद्र का मिश्रित रूप लिए रहने वाला और उग्र स्वभाव वाला होने के कारण उग्र कहलाता है। यहाँ पर अगर हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, जब एक सोसाइटी को एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात आती है तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लोगों की जरूरत पड़ती है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी जो कि रूल करता है। दूसरा होता है पॉलिसी मेकर। तीसरा होता है जो कि बॉर्डर में क्रुएल्टी से लड़ के नरसंहार करते हुए अपने देश को रक्षा करते हुए जो कि म्लेच्छ लोगों से बचा सके। तो इसी के लिए इस तरीके से विवाह से, यानी क्षत्रिय पुरुष और शूद्र कन्या से उत्पन्न जो बालक हुआ वह उग्र स्वभाव का हुआ और उसे उग्र बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रखा गया। उसका भी एक इंपॉर्टेंस है। विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु निपृते वर्ण योद्रियो वैश्यस्य वर्ण चैक्सम सड़ेते स्पात स्मृता। ब्राह्मण द्वारा 3 वर्ण यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्त्रियों से, क्षत्रिय द्वारा 2 वर्णों की स्त्रियों से तथा वैश्य द्वारा वर्ण की स्त्रियों से, अर्थात अपने से निम्न वर्ण की कन्या से उत्पन्न ये 6 प्रकार के बालक अपसद कहलाते हैं। यानी सवर्ण अस्वर्ण अनुलोम में ये अपसद कहलाते हैं। और ये जो अस्वर्ण अनुलोम की प्रथा थी ये समाज को गठन करके रखने वाली थी। प्रत्येक जाति में एक आपसी भाईचारा रहता था, क्योंकि किसी की माताश्री उस वर्ण से आई है, उस जाति से आई है, और इससे क्या होता था, समाज में भेदभाव नहीं रहता था। ये था वैदिक सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मॉडर्न थियोलॉजिस्ट, जो मॉडर्न जो फिलोसोफिस्ट या हिस्टोरियंस होते हैं इस लाइट में पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण भारतवर्ष में अनेक अभी जो विकृत सोच के जो लोग जन्म ले रहे हैं, इसका मूल कारण यही है। इसीलिए इस चीज़ को जानना बहुत जरूरी है। स्वयं मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या गुण उपस्थित हैं, ये जानना अत्यंत ही जरूरी है। अब क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण कन्या से जनित पुत्र जाति से सूत कहलाता है। यानी अगर क्षत्रिय पिताजी ब्राह्मण कन्या से अगर
विवाह कर ले तो उससे जो संतान जन्मता है वह सूत कहलाता है। उसमें ना तो पिताजी का गुण रहता है ना माताश्री का गुण रहता है, और दोनों ही मामले में वह पतित रहता है, प्रतिलोम संसर्ग का रहता है, एंड ही और शी इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। वह किसी भी कंस्ट्रक्टिव काम में हाथ नहीं दे सकता है, दोगला स्वभाव का होता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ट्रेचरस बाय बर्थ, इंस्टिंक्ट में ही ट्रेचरी आ जाती है। और वैश्य द्वारा क्षत्रिय तथा ब्राह्मण कन्या से जनित पुत्र क्रमशः मागध तथा वैदेह कहलाते हैं। अगर वैश्य पिताजी क्षत्रिय कन्या से अगर विवाह करे तो जो पुत्र जन्म लिया उसे मागध कहते हैं, और ब्राह्मण कन्या से विवाह करे तो वैदेह कहते हैं। प्रतिलोम संसर्ग का है, कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, ना पिताजी का गुण रहेगा ना माताश्री का गुण रहेगा, प्रतिलोम स्वभाव रहेगा। शूद्र द्वारा वैश्य कन्या से जो संतान जन्म लेते हैं उसे आयोगव कहते हैं। शूद्र पिताजी क्षत्रिय माताश्री से जन्मा संतान छत्ता कहलाता है, और शूद्र पिताजी ब्राह्मण माता से जन्मा संतान चांडाल कहलाता है। लाइकवाइज अनुलोम इसी को कहते हैं, यानी जब पुरुष ऊंचे वर्ण का हो, स्त्री जब हो नीचे वर्ण का, तो इससे जो संतान संतति उपजते हैं उन्हें कहते हैं अनुलोम। इसीलिए अनुलोम विवाह ही श्रेयकर माना गया है, लेकिन सर्वप्रथम अपने वर्ण में विवाह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो ओरिजिनल उस वंश की जेनेटिक हेरिडिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वह पोषण पाता है, बच के रहता है। अगर भृगु ऋषि का किया हुआ कल्चर, वशिष्ठ ऋषि का किया हुआ कल्चर, विश्वामित्र ऋषि का किया हुआ जो पीढ़ियों का कल्चर, अगर एक तलवार की धार पे ही मंद बुद्धि से और इग्नोरेंस से अगर हम समाप्त कर दें, तो वैसे सुंदर बीज जो समाज को गठित करके रिसर्च ओरिएंटेड होकर ईश्वरत्व की तरफ ले जा सकते हैं, वो एक ही चोट में खत्म हो जाते हैं। इसको समाप्त करना सही नहीं है। इसलिए विवाह प्रथा को बचा के रखना हम सब का कर्तव्य है, एक रेस्पॉन्सिबल भारतीय का कर्तव्य है, और इसी से ही अच्छे लोग जन्म ले सकते हैं जो समाज को बांध कर, समाज को कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हुए एक सुंदर ईश्वरीय सत्ता को धारण करते हुए इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के क्रम से कहे अनंतर, अर्थात एक वर्ण नीची स्त्री से उत्पन्न पुत्र माता के दोष के कारण अनंतर कहलाता है। ब्राह्मण द्वारा उग्र कन्या से उत्पन्न पुत्र आवृत कहलाता है। अंबोष्ट कन्या से उत्पन्न अभिर तथा आयोगव कन्या से उत्पन्न दिग्वर्ण कहलाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन, ब्राह्मण पिताजी अगर उस अस्वर्ण अनुलोम संतान लड़की अगर जन्म लेती है, यानी ब्राह्मण पिताजी जब अपने से नीची जाति के स्त्री से, नीची वर्ण के स्त्री से विवाह करता है, उससे जो संतान अगर लड़की जन्म लेती है, उस लड़की से अगर कोई ब्राह्मण विवाह करता है, उसी का एग्जाम्पल है। अगर ब्राह्मण द्वारा उग्र कन्या यानी ब्राह्मण पिताजी, क्षत्रिय पिताजी और एवं शूद्र माताश्री, और उससे कोई ब्राह्मण विवाह करता है, जो बच्चा जो जन्म लेता है वो आवृत कहलाता है बाय डीएनए, बाय इंस्टिंक्ट। अंबोष्ट कन्या से उत्पन्न आभिर तथा आयोगव कन्या से उत्पन्न दिग्वर्ण कहलाता है। आयोगव, छत्ता और चांडाल नाम की अधर्म से उत्पन्न ये तीन संतानें प्रतिलोम से उत्पन्न होने वाले शूद्र से भी निकृष्ट होते हैं। यहाँ पर शूद्र जो चतुष्वर्ण में, 4 वर्ण में शूद्र भी गिना गया है, लेकिन उससे भी निकृष्ट जो हुए, जो कि अनटचेबल्स वास्तव में सोसाइटी में जिनको रखा गया, वो ये जो विवाह से उत्पन्न हुए उनको रखा गया। पूर्व वर्णित प्रकार के वैश्य द्वारा जनित मागध और वैदेह तथा क्षत्रिय द्वारा जनित सूत की प्रतिलोम संतान होने से अत्यंत निकृष्ट माने जाते हैं। निकृष्ट इसीलिए क्योंकि वे ईश्वरीय सत्ता को आगे बढ़ाने वाले कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम में भाग नहीं ले सकते हैं। वे भगवत गीता को अगर आप उनके समक्ष रख दें और उनको बोला जाए कि आप इसको पढ़ के ग्रहण करके समाज में अगर इसको प्रचार करें, तो वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण जो बातें बोले हैं उसको वे तोड़ मरोड़ कर अपने वृत्ति प्रवृत्ति के हिसाब से उसको मचल कर कुचल कर समाज में उसका परिचालन करेंगे और समाज को निकृष्टता की तरफ ले जाएंगे। और ऐसा व्यवहार सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि दैट इज बाय बर्थ, वो डीएनए में धारण हो चुका है। उसे कैसे सुधार सकते हैं? खून को थोड़ी बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें निकृष्ट रखा गया। ये सब जो बातें हैं, ये सब आपको मनुस्मृति के 10वें अध्याय में आराम से मिल जाएंगे। निषाद द्वारा शूद्रा से जनित संतान की जाति पुक्कस और शूद्र द्वारा निषाद कन्या से जनित संतान की जाति कुकुटक कहलाती है।
इस प्रकार क्षत्ता द्वारा उग्र कन्या से जनित पुत्र की जाति स्वापक तथा वैदेह द्वारा अम्बोष्ट कन्या से जनित पुत्र की जाति वेण होती है। मैं इसीलिए ये सब बोल रहा हूँ आज, क्योंकि बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग जब लोग करते हैं, साइंटिस्ट जब करते हैं, तो उस समय वे अलग अलग प्रकार के बीज को मिलाते हुए एक अलग अलग प्रकार का पौधा डेवलप करते हैं। तो लाइकवाइज उस पौधे का जो स्वरूप होता है वह भी अलग होता है। अभी हम लोग देखते हैं चावल का अनेक वैरायटी मिलता है, जिसमें बहुत सारे ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटी है। पहले जो गांव में मिलता था लाल कलर का चावल, आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। आजकल ज़्यादातर पॉलिश चावल मिलते हैं, और ये पॉलिश चावल जो है बेसिकली लैबोरेटरी ओरिएंटेड होकर क्रिएट किए गए हैं ताकि वे अभी के वेदर कंडीशंस को सूट कर सके। जहाँ पर जल कम हो या जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो, वहाँ पर सूट कर सके। ये होता है इंटरब्रीडिंग। अगर इंटरब्रीडिंग ही गलत हो जाए तो वो पौधे का कोई गुण ही नहीं रह जाता है। ये हम समाज में भी देखते हैं, दूसरे जानवरों में भी। जब एक एल्सेशियन मेल को फीमेल स्ट्रीट डॉग से, फॉरेंसिक साइंस में जब जो लोग हैं वो पढ़ते भी हैं, जब ब्रीड कराया जाता है तो प्रोडक्ट इज ठीक है, इन्फीरियर टू फादर बट सुपीरियर टू मदर, बट एल्सेशियन के डीएनए में ही वो गिना जाता है। वाइस वर्सा, जब एक मेल स्ट्रीट डॉग को फीमेल एल्सेशियन से ब्रीड कराया जाए, प्रोडक्ट में पिता और माता का कोई गुण नहीं रहता है, वह बेकार होता है। इसी प्रकार टाइगर और लायन और टाइगर के मिलन से लाइगर जन्म लिया, लेकिन वाइस वर्सा एप्लीकेबल नहीं है, वो संतान बच नहीं पाया। ये सृष्टि में देखा ही गया है, और ये मनुष्यों के प्रजाति पे भी एप्लीकेबल है। इसी सत्य को भारतीय आर्य ऋषि मुनि भली भांति समझते थे और जानते थे कि एक उच्च सभ्यता को क्रिएट करने के लिए 4 वर्णों की सृष्टि करना नितांत ही आवश्यक है। और क्योंकि एक वन इंटेलेक्चुअल क्लास जो ईश्वरीय सत्ता को लेकर आएगा, बुद्धि देगा, दूसरा धर्म की रक्षा करेगा, तीसरा जो है अर्थ कमाकर धर्म उपार्जन में लगाएगा, और चौथा सर्विस देकर धर्म प्रचार करेगा। इन चारों को बांध के रखने के लिए इंटरब्रीडिंग की आवश्यकता है, ताकि अलग अलग तरीके के लोग जन्म ले जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हो, और उसी से ही समाज का बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव वर्क हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखते हैं जो भूमिहार होते हैं, ब्राह्मण पिताजी क्षत्रिय मदर से उत्पन्न है, उनमें ब्राह्मण के भी गुण होते हैं, क्षत्रिय के भी। दे आर हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। लाइकवाइज कायस्थ, आज हम भारत में देखेंगे मैक्सिमम ऊंचे पोस्ट पे सिन्हा, श्रीवास्तव बैठे हुए, IAS IPS अफसर सब बैठे हुए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके इंस्टिंक्ट में वो चीज़ है, वह उनके DNA में है। ठाकुर जी बोलते हैं इस पर, न्यूटन वॉज अ मैथमेटिशियन बाय इंस्टिंक्ट। A person could be a greater mathematician than Newton, but instinct cannot take the place of but mathematics cannot take the place of instinct. यानी न्यूटन से भी बड़े मैथमेटिशियन, गणितकार हो सकते हैं, गणित विद्य हो सकते हैं, लेकिन गणित जो है सहजात संस्कार की जगह को नहीं ले सकता है। सहजात संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी कल्चर के माध्यम से आगे बढ़ता है। उसको मनुष्य स्वयं ही रचना करता है, ईश्वर उसको देते हैं, और अपनी चिंता और सोच के माध्यम से वह अपने परवर्ती पीढ़ियों में वह ट्रांसफर करते हुए चलता है। और इंस्टिंक्ट जो है कई 10,000 साल, लाखों साल तक भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, DNA डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों को, जब हम लोग विवाह के बारे में गड़बड़ी करते हैं, इस बात पर ध्यान रखना होगा, मैं जो विवाह कर रहा हूँ उसका परिणाम मेरे आने वाले पीढ़ियों को भोगना होगा। और खासकर प्रतिलोम विवाह तो निषिद्ध है, निकृष्ट है। प्रतिलोम विवाह को प्रश्रय भी नहीं देना है। सत्संग जगत में भी अगर कहीं प्रतिलोम विवाह हो रहा है या गलत विवाह हो रहा है, उसको पोषण देकर, उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देकर, उसको उठाकर, गाना भजन देकर हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि उस गलती को बार बार दोहराए। उनको उस सत्य को बताना होगा, आप गलत किए हैं, कहीं पर भी हम हैं तो गलत किए हैं, और गलती के माध्यम से उनके अंदर जब पश्चाताप सृष्टि हो, उसी से ही वो अनुताप के माध्यम से ही जब ईश्वर को बुलाएंगे, ठाकुर जी को पकड़ के चलेंगे, तभी जाके हो सकता है, अगर प्रभु दया करे तो उद्धार हो सके। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए, ब्रात्य ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला पापात्मा भुर्ज कंटक कहलाता है। उसे ही देश भेद से अवंत्य, वाटघान, पुष्पद और सैक आदि कहा जाता है। व्रात्य क्षत्रिय से उत्पन्न होने वाला पापात्मा झल, मल, निच्छिवी, नट, करण, खस और द्रविड़ कहलाते हैं। इसी प्रकार
बहुत सारे जो बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हुए भारतीय जो विवाह संस्कार में, उसी से जो अनंत अलग अलग प्रजातियां जन्म ली उसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, जिसमें सुधन व आचार्य, आचार्य किसको, जो मृतक का दाह संस्कार करते हैं। ब्रात्य वैश्य से उत्पन्न होने वाले पापात्मा पुत्र सुधन व आचार्य मृतक का दाह संस्कार करने वाले कारुस, विजन्मा, मैत्र और सत्वत कहलाते हैं। और भी कितने सारे विभिन्न वर्ण उत्पन्न हुए जो इंटरब्रीडिंग से, इंटरवर्ण विवाह से, जिसमें सूत, वैदेह, अधम, चांडाल, मागध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा जो इंटरब्रीडिंग इन चारों वर्ण के बीच में हुई उससे उत्पन्न हुए। ये तो आप मनुस्मृति में आराम से सब आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं 10वां अध्याय में। मूल बात यह है कि विवाह संस्कार में इस समय जो है सवर्ण अनुलोम विवाह का ही प्रचलन इम्पोर्टेंस है। असवर्ण अनुलोम विवाह तो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अलाउ नहीं करता है, ये पॉसिबल नहीं है अभी असवर्ण अनुलोम विवाह। प्रतिलोम निषिद्ध है, करना ही नहीं है, जितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो। प्रतिलोम विवाह ईश्वरीय सत्ता के विरुद्ध है, एंटी क्राइस्ट है, एंटी गॉड है और एंटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। अगर ये होता है तो इससे देश, राष्ट्र, घर, संसार, समाज सबका ही सर्वनाश है। और इसका जीवंत उदाहरण हम अभी के समय में दृष्टांत भारतवर्ष में देख सकते हैं। आशा करता हूँ आज का एपिसोड जो है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि काम का भी बोझ थोड़ा ज़्यादा है, अभी मैं शिप पे हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा बीच बीच में समय ज़्यादा लग रहा है वीडियो अपलोड करने में। लेकिन आप सबकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और निरंतर चेष्टा करूंगा कि आपके लिए नए नए चीज़ें डालते रहूं। जय गुरु।